पर्यावरण। बिठूजा औद्योगिक क्षेत्र बाड़मेर में उद्योगों द्वारा कपड़ों की धुलाई में उपयोग किए जाने वाला कॉस्टिक सोडा प्रदूषित पानी के साथ काफी मात्रा में व्यर्थ निकलता है। इसको पुनः उपयोगी बनाने के लिए पायलट स्तर पर एक सामूहिक कॉस्टिक सोडा रिकवरी प्लांट की 6 करोड़ रुपए की लागत से स्थापना की जाएगी। भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में प्रदूषण की समस्या के समाधान हेतु सीईटीपी भिवाड़ी पर 52 करोड़ रुपए की लागत से 6 MLD आरओ प्लांट की स्थापना की जाएगी। निवेश एवं आर्थिक वृद्धि। उद्योग। राज्य सरकार द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया गया है। भारत सरकार द्वारा चिन्हित 336 गतिविधियों में से 324 गतिविधियों को पूर्ण कर लिया गया है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015 के मूल्यांकन में राज्य को 61% गतिविधियां पूर्ण करने पर एस्पायरिंग लीडर स्टेट की श्रेणी में रखा गया था। इस वर्ष के मूल्यांकन में 96% गतिविधियां पूर्ण करने के फलस्वरूप प्रदेश को बिजनेस रिफॉर्म्स की क्रियान्विति में लीडर स्टेट की श्रेणी में रखा गया है। राज्य में उद्यम की स्थापना व संचालन को आसान बनाने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम को वर्ष 2016 में पूर्णतया ऑनलाइन में परिवर्तित किया गया। सिंगल विंडो पोर्टल को वन स्टॉप क्लियरेंस सिस्टम बनाने के उद्देश्य से सभी विभागों से संबंधित स्वीकृतियों एवं अनुपालना रिपोर्ट्स की सुविधा सिंगल विंडो पोर्टल पर ही उपलब्ध करवाई जाएगी। साथ ही इस पर एक से अधिक विभागों से स्वीकृतियां हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया को सुलभ बनाने के लिए एकीकृत आवेदन प्रपत्र के माध्यम से सभी विभागों द्वारा स्वीकृतियां जारी करने को वैधता प्रदान की जाएगी। प्रदेश में उर्वरक मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से स्थापित सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जयपुर में 51 करोड़ 32 लाख रुपए की लागत से हाई लर्निंग सेंटर की स्थापना की जाएगी, जिसमें राज्य सरकार द्वारा 25 करोड़ 67 लाख रुपए उपलब्ध करवाए जाएंगे और इस HLC की स्थापना से प्रदेश में प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में स्किल्ड टेक्निकल मैन पावर उपलब्ध हो सकेगी। राज्य सरकार द्वारा कपड़ा और कृषि खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की सहभागिता से 2 नए केंद्रों की स्थापना की जाएगी। राजस्थान वित्त निगम द्वारा युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना के तहत युवाओं को स्वयं की परियोजना स्थापित करने हेतु 5 करोड़ रुपए तक की ऋण सुविधा प्रदान की जाती है, जिसके प्रथम 90 लाख रुपए के ऋण पर राज्य सरकार द्वारा 6% ब्याज अनुदान दिया जाता है। युवाओं की परियोजनाओं को वायबल बनाने और लागत कम करने के उद्देश्य से ब्याज अनुदान हेतु ऋण की सीमा को बढ़ाकर 1 करोड़ 50 लाख रुपए किया जाएगा। रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में भू प्रबंधन एवं आवंटन के कार्य ऑनलाइन किया जा रहे हैं व भुगतान एवं प्राप्ति की प्रक्रिया भी कैशलेस कर दी गई है। आगामी वर्ष से रीको द्वारा उद्यमियों को प्रदत्त समस्त सेवाओं का प्रबंधन ऑनलाइन किया जाएगा। साथ ही निवेश से संबंधित रिप्स के अंतर्गत प्रोत्साहन देने की समस्त का प्रक्रिया भी ऑनलाइन की जाएंगी। वर्ष 2017-18 में 5 औद्योगिक क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु रीको द्वारा अग्निशमन केंद्र निर्मित कर संबंधित स्थानीय निकाय को उपलब्ध करवाया जाएगा। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज मंत्रालय भारत सरकार की असिस्टेंस टू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट योजना के तहत जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर तथा वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा में महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर की तर्ज पर उद्यमिता प्रशिक्षण केंद्र खोला जाना प्रस्तावित है। युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग अथवा स्टार्टअप्स के माध्यम से पब्लिक प्रोक्योरमेंट के तहत पूर्व अनुभव एवं टर्नओवर के निर्धारित मापदंड में आवश्यक शिथिलता प्रदान की जाएगी, ताकि युवाओं द्वारा संचालित किए जा रहे स्टार्टअप्स अथवा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग की सरकारी प्रोक्योरमेंट में भाग लेने का अवसर मिल जाएगा। खनन पट्टों के आवंटन, रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्ट एवं एक्सेस RCC के ठेकों में पारदर्शिता लाने एवं अधिक राजस्व प्राप्त हेतु राज्य सरकार द्वारा भविष्य में इस प्रकार के सभी कार्य ऑक्शन के माध्यम से किए जाने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश में खनन प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के कल्याणार्थ पेयजल योजना से संबंधित पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य शिक्षा, महिला एवं बाल कल्याण, दिव्यांग एवं वृद्धजनों के कल्याण, कौशल विकास, सड़क निर्माण और नवीनीकरण, ऊर्जा, सिंचाई और जल संरक्षण के कार्यों पर 500 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। कृषि एवं पशुपालन। कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक तथा निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए राजधानी में ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट का भव्य आयोजन किया गया।
पार्टनर देश इजरायल के अलावा ऑस्ट्रेलिया, जापान, नेदरलैंड्स, ईरान, कजाकिस्तान और नाइजीरिया की पार्टिसिपेंट्स ने ग्राम की शोभा बढ़ाई। इसकी सफलता एवं कृषकों में इस इवेंट के प्रति उत्साह को ध्यान में रखते हुए आगामी 2 वर्षों में संभाग स्तर पर भी ग्राम का आयोजन किया जाएगा। स्वस्थ धरा और खेत हरा का विजन रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 19 फरवरी 2015 को प्रदेश के सूरतगढ़ में सॉइल हेल्थ कार्ड योजना का शुभारंभ किया गया था। इस योजना के तहत जनवरी 2017 तक 29 लाख सॉइल हेल्थ कार्ड किसानों को उपलब्ध करवाए गए हैं और आगामी वर्ष सॉइल हेल्थ कार्ड में दर्शाई गई सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी की पूर्ति के लिए 1 लाख किसानों को मिनी किट वितरित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत इस वर्ष खरीफ में 53 लाख कृषकों के 73 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल का तथा रबी में 30 लाख कृषकों के 29 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल का बीमा किया गया। वर्ष 2016-17 में राज्य सरकार द्वारा बेहतर उर्वरक अग्रिम भंडारण के कारण किसानों को समय पर मांग के अनुसार उर्वरक की उपलब्धता रही है। वर्ष 2017-18 में भी कृषकों की मांग के अनुसार उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1,50,000 मीट्रिक टन यूरिया तथा 20,000 मीट्रिक टन DAP का अग्रिम भंडारण किया जाएगा, जिस पर 27 करोड़ रुपए का व्यय होगा। वर्तमान में किसानों को फुआरा संयंत्र पर DAP DDP क्षेत्र को एक सामान्य तथा लघु एवं सीमांत किसानों को इकाई लागत का क्रमशः 45 एवं 60% तथा नॉन DAP DDP क्षेत्र के सामान्य तथा लघु एवं सीमांत किसानों को इकाई लागत का क्रमशः 35 एवं 45% अनुदान दिया जा रहा है, जिसे वर्ष 2017-18 में DAP DDP क्षेत्र के लघु एवं सीमांत किसानों को दे 60% अनुदान को बढ़ाकर 65% तथा सामान्य कृषि श्रेणी के किसानों को वर्तमान में दे 45 को बढ़ाकर 50% दिए जाने की घोषणा करती हूं। और इसी प्रकार नॉन DAP DDP क्षेत्र के लघु एवं सीमांत किसान के वर्तमान देय 45% अनुदान को बढ़ाकर 50 तथा सामान्य श्रेणी के किसानों को वर्तमान में देय 35 को बढ़ाकर 40 किया जाता है। उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय झालावाड़ में फॉरेस्ट्री एंड वाइल्ड लाइफ के नए पाठ्यक्रम प्रारंभ किए जाएंगे। राज्य में किसानों द्वारा स्वयं के उपयोग हेतु उनके खेतों पर गुणवत्ता युक्त उन्नत बीज उत्पादन किए जाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना प्रारंभ की जाएगी। बीज स्वावलंबन योजना में गेहूं, ज्वार, सोयाबीन, मूंग, उड़द फसलों का बीज उत्पादन लिया जाएगा। योजना को प्रारंभिक रूप से राज्य के कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर कृषि खंडों के जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रारंभ किया जाएगा। गौण मंडी, छिपा बड़ौद एवं हरनावदा शाहजी को सम्मिलित कर पृथक मंडी बनाने की घोषणा करती हूँ। उद्यान विभाग द्वारा किसानों के लिए व्यक्तिगत एवं सामूहिक लाभ की विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। योजनाओं को पारदर्शी बनाने एवं डिजिटाइज करने हेतु भौतिक सत्यापन को मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान की तर्ज पर वर्क साइट से फोटो खींचकर जियो टैगिंग करवाकर जिला एवं राज्य स्तर से मॉनिटरिंग किया जाएगा। 1180 किसान सेवा केंद्र कम विलेज नॉलेज सेंटर्स पर बिजली, पानी, फर्नीचर आदि की सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु 5 करोड़ 40 लाख रुपए का व्यय किया जाएगा। कृषि विभाग के लिए आगामी वर्ष में 3,156 करोड़ 61 लाख रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है और सहकारिता विभाग वर्ष 2017-18 में केंद्रीय सहकारी बैंक के माध्यम से किसानों को रियायती ब्याज पर फसली ऋण प्रदान करने के लिए इन बैंकों को 370 करोड़ रुपए की अनुदान राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। केंद्रीय सहकारी बैंक को फसल ऋण के वितरण पर हो रही हानि की पूर्ति के लिए क्षतिपूर्ति ब्याज अनुदान के रूप में 150 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाए जाएंगे। केंद्रीय सहकारी बैंक के माध्यम से ऋण प्राप्त करने वाले समस्त 26 लाख किसान को EMV रुपए किसान डेबिट कार्ड उपलब्ध करवाए जाएंगे और 16-17 के बजट में केंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा संचालित सहकार किसान कल्याण योजना के तहत 2% ब्याज अनुदान दिए जाने की घोषणा की गई थी। यह अनुदान 17-18 में भी दिया जाएगा। राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक एवं प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक द्वारा वितरित लॉन्ग टर्म सहकारी कृषि ऋणों पर 5% ब्याज अनुदान हेतु 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में नवगठित 35 क्रय विक्रय सहकारी समितियों में गोदाम नहीं है। इन समितियों के गोदाम का निर्माण चरणबद्ध रूप से करवाया जाएगा। प्रथम चरण में वर्ष 17-18 में 20 क्रय विक्रय सहकारी समितियों में 250 मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम निर्माण हेतु प्रति समिति 25 लाख रुपए की दर से 5 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाए जाएंगे। वर्ष 16-17 में नवगठित 100 ग्राम सेवा सहकारी समितियां लैंप्स
के गोदाम एवं कार्यालय भवन निर्माण हेतु 10 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाए गए थे। आगामी वर्ष में भी 100 नवगठित ग्राम सेवा सहकारी समितियां एवं लैंप्स में 100 मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम एवं कार्यालय भवन निर्माण हेतु प्रति समिति 10 लाख रुपए की दर से 10 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाए जाएंगे। सहकारिता आंदोलन को सशक्त बनाने के उद्देश्य से झालावाड़ में झालरापाटन क्रय विक्रय सहकारी समिति में 200 मीट्रिक टन की क्षमता के कोल्ड स्टोरेज का निर्माण 3 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से करवाया जाएगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य की दुकानों पर गुणवत्ता युक्त मल्टी ब्रांड वस्तुएं उपलब्ध करवाने हेतु प्रारंभ की गई अन्नपूर्णा भंडार योजना सफल रही है। अतः इनकी सफलता को देखते हुए क्रय विक्रय सहकारी समितियों के माध्यम से सहकारी क्षेत्र में भी आवश्यकता अनुसार अन्नपूर्णा भंडार प्रारंभ किए जाएंगे। स्पेनफेड की तीनों इकाइयों के कई वर्षों से लगातार घाटे में चलने से बंद हुई इकाइयों में कार्यरत कर्मचारी एवं श्रमिकों को अनावश्यक आर्थिक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, इस हेतु उनके लिए एक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लाई गई है। अब तक 1084 कर्मचारी श्रमिक द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली गई है एवं इस हेतु फेडरेशन को 49 करोड़ 64 लाख रुपए की ऋण राशि उपलब्ध करवाई गई है। आगामी वर्ष में 50 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। पशुपालन, मत्स्य और डेयरी, मेरे सरकार के गत कार्यकाल में मैंने भेड़ पालकों को राहत देते हुए भेड़ों के लिए अविका कवच योजना प्रारंभ की थी, परंतु कालांतर में इसे बंद कर दिया गया। इसे अब पुनः चालू करने की घोषणा करती हूं और इस योजना के तहत SC, ST और BPL के किसान द्वारा भेड़ों का बीमा करवाने पर प्रीमियम राशि का 80% एवं अन्य वर्ग के पशुपालकों के लिए 70% व्यय सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, जिससे भेड़ों की मृत्यु होने पर किसानी को बीमित राशि प्राप्त हो सकेगी। हमने वर्ष 2015-16 एवं 16-17 में कुल 1600 ग्राम पंचायत में नवीन पशु चिकित्सा उप केंद्र स्थापित करने की घोषणा की थी, परंतु फिर भी प्रदेश की 4160 ग्राम पंचायतों में अभी भी पशु चिकित्सालय की कोई इकाई स्थापित नहीं है। आगामी वर्ष में चरणबद्ध रूप से सभी ग्राम पंचायत में नवीन पशु चिकित्सा उप केंद्र खोले जाने की घोषणा करती हूं। वर्तमान में 8 पंचायत समिति तथा 2 तहसील मुख्यालयों पर प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय स्थापित नहीं है, अतः आगामी वर्ष में पंचायत समिति धनाऊ एवं पाटोदी बाड़मेर, पांचू बीकानेर, डोबड़ा डूंगरपुर, जालसू जयपुर, बापिनी एवं शेखाला जोधपुर, झल्लारा उदयपुर तथा तहसील जोंथरी डूंगरपुर और बागोड़ा जालोर में संचालित पशु चिकित्सा संस्थान को प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जाएगा। जयपुर, कोटा, जोधपुर और उदयपुर में संचालित संभाग स्तरीय बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालयों में कलर डॉपलर मशीन और अन्य आधुनिक रोग निदान उपकरणों की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। पशुपालन के क्षेत्र में राजस्थान के बीकानेर में ही राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय स्थित है, जहां पशुओं के स्वास्थ्य के लिए उच्च स्तरीय हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर स्थित है। इसका लाभ प्रदेश के पशुपालकों को देने के लिए सभी 7 संभागीय मुख्यालयों के पॉली क्लिनिक्स को टेलीमेडिसिन के माध्यम से जोड़ने की घोषणा करती हूँ। गत 2 वर्ष में खोले गए 1600 नवीन पशु चिकित्सा उप केंद्रों में आवश्यक फर्नीचर, औजार और उपकरण हेतु 8 करोड़ रुपए तथा 1500 पशु चिकित्सा संस्थाओं को पानी बिजली की सुविधा प्रदान करने हेतु 7 करोड़ 50 लाख रुपए का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। नाबार्ड के तहत 200 पशु चिकित्सा संस्थानों के भवनों का निर्माण 49 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से करवाया जाएगा। महिला सशक्तिकरण और महिलाओं को ग्रामीण स्तर पर आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से 17-18 में 1000 नवीन महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों का गठन किया जाएगा और राज्य की शेष बची सभी पंजीकृत महिला दुग्ध समितियां जिनमें मिल्को टेस्टर्स नहीं हैं, उन सभी समितियों में मिल्को टेस्टर्स देने की घोषणा करती हूं। राज्य में मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2017-18 में गंभीरी बांध जिला चित्तौड़गढ़ पर 5 करोड़ रुपए की लागत से क्षेत्रीय फिश ब्रूड बैंक की स्थापना की जाएगी। राज्य की पशु चिकित्सा संस्थाओं के सुचारू संचालन के लिए आगामी वर्ष में 900 पशु चिकित्सा अधिकारी और 4000 पशुधन सहायकों के रिक्त पदों को भरा जाएगा। पशुपालन, मत्स्य एवं डेयरी विकास विभाग के लिए आगामी वर्ष में 822 करोड़ 37 लाख रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है, जो कि वर्ष 2016-17 के संशोधित अनुमान से 17.47% अधिक है। जल संसाधन और सिंचित क्षेत्र, गत 3 वर्षों में विभिन्न परियोजनाओं के क्रियान्वयन को गति प्रदान करते हुए 46,782 हेक्टेयर नवीन क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई गई है।
हमारी सरकार द्वारा इस दौरान 32 लघु सिंचाई परियोजनाओं के जीर्णोद्धार पर 50 करोड़ रुपए की राशि व्यय की गई है। आगामी 2 वर्ष में कोटा, सिरोही, बूंदी, भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा, टोंक, चित्तौड़गढ़, सीकर, सवाईमाधोपुर, अजमेर जिले की 36 लघु सिंचाई परियोजनाओं के जीर्णोद्धार का कार्य 56 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से करवाया जाएगा। चंबल नहर की वितरण प्रणाली में सुधार हेतु गत 3 वर्षों में 115 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं, जिसे चालू रखते हुए आगामी वर्ष में भी 125 करोड़ रुपए की लागत से सुधार कार्य करवाए जाएंगे। हमने गत 3 वर्षों में गंग नहर प्रणाली की 42 किलोमीटर लंबाई की लाइनिंग के कार्य 156 करोड़ रुपए एवं नेतावाला, फकीरावाली, PS, सुलेमान की एवं ढाबला हेड का निर्माण कार्य 13 करोड़ रुपए की लागत से करवाया है। साथ ही भाखड़ा सिंचाई प्रणाली, सिद्धमुख नहर प्रणाली तथा अमर सिंह नहर शाखा में लाइनिंग का कार्य 18 करोड़ रुपए की लागत से करवाया गया है। रावतसर, अनूपगढ़, सूरतगढ़ में न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा वित्त पोषित रेट्रोएक्टिव फाइनेंसिंग मॉडल के तहत RWSRDP प्रोजेक्ट में अब तक 102 करोड़ रुपए के कार्यादेश दिए जा चुके हैं। हरिके बैराज के गेटों को बदलने, बैराज एवं नहर की डिसिल्टिंग, जीर्णोद्धार तथा माधोपुर व्यास लिंक की विशेष मरम्मत हेतु 66 करोड़ रुपए वर्ष 2016-17 में पंजाब सरकार को हस्तांतरित किए गए हैं, ताकि नहरबंदी के दौरान इन महत्वपूर्ण कार्यों को पूर्ण कर प्रदेश के हिस्से का अधिक से अधिक जल प्राप्त किया जा सके। 4 वाटर कॉन्सेप्ट के तहत 320 माइक्रो इरिगेशन टैंक, 48 चेक डैम्स और 50 माइक्रो स्टोरेज टैंक्स के कार्य प्रारंभ किए गए हैं, जिनमें से जनवरी 2017 तक 269 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। अब तक 747 करोड़ के स्वीकृति कार्यों पर 367 करोड़ रुपए व्यय किया जा चुका है। ये कार्य आगामी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर लिए जाएंगे। गत 3 वर्षों में गंग नहर, सिद्धमुख नहर, भाखड़ा नहर प्रणाली, अमर सिंह शाखा के अंतर्गत आने वाले इस क्षेत्र में 242 करोड़ रुपए की लागत से पक्के खालों का निर्माण करवाया गया है, जिससे 1,10,000 हेक्टेयर क्षेत्र में किसान को बेहतर सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकी है। आगामी वित्तीय वर्ष में माही, पांचना, चौली, छापी, गंभीरी, जवाई, भाखड़ा फेज 2, गंग नहर फेज 3 के नहर प्रणाली क्षेत्र में पक्के खालों का निर्माण प्रारंभ करवाया जाएगा, जिससे 3,56,000 हेक्टेयर क्षेत्र में किसानों को सिंचाई की बेहतर सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। चंबल बेसिन के पानी को राज्य के अन्य जिलों में पहुंचाने के लिए ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट ERCP की DPR तैयार करने का कार्य प्रगति पर है। इससे राज्य के 13 जिले झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, अजमेर, टोंक, जयपुर, करौली, अलवर, भरतपुर, दौसा और धौलपुर की पेयजल एवं सिंचाई की दीर्घकालीन आवश्यकता पूरी हो सकेगी। बारां, झालावाड़ और कोटा जिले के लगभग 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा एवं 820 गांवों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए परवन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना हेतु आवश्यक क्लियरेंस प्राप्त बांध के निर्माण हेतु टेंडर अब आमंत्रित किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2016-17 में इस परियोजना पर 700 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है। आगामी वर्ष में इस हेतु 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। परवन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना तथा ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय महत्व की परियोजना घोषित करने हेतु भारत सरकार के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं। बूंदी जिले में वर्ष 2010 में क्षतिग्रस्त हुए गरड्डा बांध का पुनर्निर्माण नहीं होने के कारण लगभग 9,000 हेक्टेयर क्षेत्र के किसानों को मिलने वाला लाभ कई वर्षों से लंबित है। आगामी वर्ष इस क्षतिग्रस्त बांध का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा। धौलपुर लिफ्ट परियोजना की आवश्यकता पिछले कई दशकों से महसूस की जा रही है। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि राज्य सरकार के प्रयास से लंबे समय से लंबित क्लियरेंस अब प्राप्त कर ली गई है। आगामी वर्ष 800 करोड़ रुपए की इस परियोजना पर कार्य प्रारंभ किया जाएगा, जिससे धौलपुर के 114, राजाखेड़ा के 62, कुल 176 गांवों के 34,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। राज्य सरकार ने जल संरक्षण की दृष्टि से दूरगामी नीतिगत निर्णय लिया है, जिसके अंतर्गत भविष्य में बनाई जाने वाली सिंचाई परियोजना में बूंद बूंद एवं फौरा पद्धति से सिंचाई अनिवार्य कर दी गई है। चौधरी कुंभाराम आर्य सहवा लिफ्ट सहित 6 लिफ्ट स्कीमों के 3,20,000 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र को फुहारा पद्धति से सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु 1,658 करोड़ रुपए की परियोजना भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है तथा इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार कटिबद्ध है। जल संस्थान विभाग के लिए आगामी वर्ष में 3,313 करोड़
8 लाख रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है, जो कि वर्ष 2016-17 के संशोधित अनुमान से 11.14% अधिक है। मानव संसाधन एवं सामाजिक विकास में सामाजिक न्याय और अधिकारिता। अध्यक्ष महोदय, मेरा सदा ही ये प्रयास रहा है कि उपेक्षित तथा जरूरतमंद वर्गों को सरलता, सुगमता और पारदर्शिता से राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ मिले। इसी क्रम में मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने छात्रावास व आवासीय विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया तथा उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति, अनुप्रति, पालनहार, सहयोग एवं उपहार योजनाओं को ऑनलाइन पद्धति से क्रियान्वित किया है। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना अंतर्गत 18 से 75 वर्ष की आयु पर 500 रुपये प्रतिमाह तथा 75 वर्ष की आयु से अधिक की आयु पर 750 रुपये प्रतिमाह की पेंशन देय है। केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार के सहयोग से संचालित विधवा पेंशन योजना अंतर्गत आयु वर्ग 40 से 75 वर्ष के लिए 500 रुपये प्रतिमाह तथा 75 वर्ष से अधिक आयु पर 750 रुपये प्रतिमाह पेंशन देय है। केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विधवा पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की विधवा पेंशन को देय पेंशन राशि को 1 जुलाई 2017 से बढ़ाकर अब 1000 रुपये प्रतिमाह तथा 75 वर्ष से अधिक तथा 75 वर्ष से अधिक आयु की विधवा पेंशनर्स को देय पेंशन राशि को 1500 रुपये प्रतिमाह किए जाने की घोषणा करती है। वर्तमान में सहयोग एवं उपहार योजना के तहत बीपीएल अंत्योदय आस्था कार्डधारी परिवार की एवं आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिलाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान कर संबल प्रदान किया जाता था। वर्तमान में इस योजना के तहत कन्या के विवाह पर 10,000 रुपये की अनुदान राशि दी जाती है। बालिका शिक्षा को प्रेरित करने के लिए कन्या के 10वीं पास करने के पश्चात विवाह पर प्रोत्साहन राशि 5,000 रुपये तथा स्नातक पास कन्या के विवाह पर प्रोत्साहन राशि 10,000 रुपये अतिरिक्त दी जाती है। तो आगामी वर्ष से इस योजना अंतर्गत कन्या के विवाह पर देय अनुदान राशि तथा प्रोत्साहन राशि दोनों को दुगुना किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। राज्य सरकार द्वारा 8 वर्ष की आयु तक 250 रुपये प्रतिमाह, 75 वर्ष की आयु तक 500 रुपये तथा 75 वर्ष या इससे अधिक आयु पर 750 रुपये प्रतिमाह की पेंशन मुख्यमंत्री विशेष योग्य जन सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत प्रदान की जाती है। भारत सरकार 18 वर्ष से कम आयु के विशेष योग्य जन में पेंशन प्रदान नहीं करती। राज्य में विशेष योग्य जन को 1 जुलाई 2017 से आयु को आधार न मानकर समस्त पात्र विशेष योग्य जन को समान रूप से 750 रुपये प्रतिमाह पेंशन दिए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। राजकीय छात्रावासों के विद्यार्थियों को संबंधित राजकीय विद्यालय एवं महाविद्यालय स्तरीय शिक्षण संस्थाओं में अध्ययन हेतु जाना होता है। प्रदेश में 233 छात्रावास ऐसे हैं जो संबंधित राजकीय विद्यालय और महाविद्यालय से 2 या 2 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित हैं। ऐसे छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों को आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से छात्रावास द्वारा साइकिल उपलब्ध करवाई जाएगी। प्रदेश के किसी भी लावारिस व निराश्रित व्यक्ति की मृत्यु होने की स्थिति में दाह संस्कार करवाने वाली स्वयंसेवी संस्था को इस हेतु 5,000 रुपये की राशि दे दी जाएगी। विद्यालय एवं महाविद्यालयों में नियमित अध्ययनरत ऑर्थोपीडिक श्रेणी के विशेष योग्य जन जो कि मोटराइज्ड ट्राइसिकल चलाने में सक्षम हैं को नियमित अध्ययन हेतु प्रोत्साहित करने के लिए निःशुल्क मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल उपलब्ध करवाए जाने की योजना लाई जाएगी। योजना के तहत आगामी वर्ष 1000 ऑर्थोपीडिक श्रेणी के विशेष योग्य जन विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। सुखद दाम्पत्य जीवन योजना के अंतर्गत विशेष योग्य जन युवक युवतियों को विवाह पश्चात सुखद जीवन व्यतीत करने हेतु वर्तमान में देय आर्थिक सहायता राशि 25,000 रुपये प्रति दंपत्ति को बढ़ाकर 50,000 रुपये देने की घोषणा करती हूँ। राज्य में संचालित मानसिक विमंदित, मूक बधिर एवं नेत्रहीन तीनों श्रेणियों के 97 आवासीय एवं गैर आवासीय विद्यालयों का संचालन स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से करवाया जा रहा है। इन संस्थाओं में कार्यरत कार्मिकों के मानदेय एवं अन्य व्यय हेतु स्वीकृत राशि में वर्ष 2010 के पश्चात कोई वृद्धि नहीं हुई है। अतः इन संस्थाओं में कार्यरत कार्मिकों के मानदेय एवं रिकरिंग अमाउंट में वृद्धि की जाएगी।
संयुक्त सहायता अनुदान के तहत पात्र विशेष योग्यजनों को स्वरोजगार हेतु आर्थिक सहायता एवं शारीरिक कमी को पूर्ण करने हेतु कृत्रिम अंग एवं उपकरण के लिए 7,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। आगामी वर्ष इस राशि को बढ़ाकर 10,000 रुपये किया जाएगा। राज्य के एससी और एसटी वर्ग के ऐसे मेधावी बच्चे जिनके परिवार की वार्षिक आय 2,50,000 रुपये से कम है, उनको निजी मेडिकल कॉलेज और विश्वविद्यालय में एमबीबीएस और पीजी का अध्ययन करने हेतु राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने हेतु पृथक से योजना लाई जाएगी। वर्ष 2017-18 में मेहरडा, गुजरवास जिला झुंझुनू, केकड़ी अजमेर, कुचामन सिटी नागौर और कोटा में आदर्श छात्रावास देवनारायण योजना के तहत आवासीय विद्यालय 30 करोड़ रुपए की लागत से खोले जाएंगे। वर्तमान में देखरेख एवं संरक्षण वाले बालकों के लिए पृथक से भवन नहीं होने के कारण इन्हें संप्रेक्षण गृह के एक भाग में पृथक से रखा जाता है। अतः किशोर न्याय अधिनियम 2015 के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करने के लिए चरणबद्ध रूप से सभी जिलों में बाल गृह का निर्माण करवाया जाएगा और प्रथम चरण में जोधपुर, भरतपुर, उदयपुर, सीकर, भीलवाड़ा, दौसा, हनुमानगढ़, चित्तौड़गढ़ में, जहां पर वर्तमान में संप्रेक्षण गृह में पर्याप्त स्थान उपलब्ध है, पृथक से बाल गृह का निर्माण करवाया जाएगा। प्रदेश में सामाजिक समरसता के साथ 36 के 36 कौम का विकास हमारा सुराज संकल्प है। इसलिए हर एक राह में चिराग जलाना है मेरा काम, तेवर हवाओं का मैं देखा नहीं करती। राज्य के आर्थिक पिछड़ा वर्ग के विकास हेतु आर्थिक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है। इस वर्ग के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए निम्न घोषणाएं करती हूं कि सामान्य वर्ग के मेधावी छात्र छात्रा जिनकी समस्त सोच से पारिवारिक आय 2,50,000 रुपये वार्षिक से कम है, जिन्होंने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित 10वीं एवं 12वीं की शिक्षा में प्रत्येक संवर्ग के घोषित मैट्रिक में प्रथम 100 छात्र छात्राओं को एकमुश्त 15,000 रुपये और प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे। IIT, IIM, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट, NLU, IISc में प्रवेश पाने वाले प्रथम 100 छात्र छात्राओं को 25,000 रुपये की एकमुश्त सहायता एवं प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा में चयन होने के उपरांत सभी सेवाओं को मिलाकर वरीयता क्रम में आए प्रथम 100 प्रतियोगियों को 30,000 रुपये एकमुश्त सहायता राशि दी जाएगी। ऑल इंडिया सर्विस में चयन होने के उपरांत वरीयता क्रम में आने वाले राजस्थान के प्रथम 50 प्रतियोगियों को 50,000 रुपये की एकमुश्त सहायता राशि दी जाएगी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा घोषित परिणाम के तहत 10वीं की परीक्षा से 90% से अधिक अंक आए हों, ऐसी कुल 100 छात्राओं को वरीयता क्रमानुसार स्कूटी तथा प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे। और इसी प्रकार से 12वीं की ऐसी छात्राएं जिन्हें राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की विज्ञान, कला, वाणिज्य परीक्षा में 90% से अधिक अंक आए हों, वरीयता क्रमानुसार प्रत्येक संवर्ग की ऐसी 100 छात्राएं कुल 300 को स्कूटी तथा प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के लिए आगामी वर्ष में 5,596 करोड़ 80 लाख रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। महिला एवं बाल विकास में वर्ष 2016-17 में आंगनबाड़ी केंद्रों पर कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हेतु वर्क परफॉर्मेंस आधारित प्रोत्साहन हेतु पृथक से योजना बनाने की घोषणा की गई थी। इस क्रम में योग्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ऑब्जेक्टिव मापदंडों के आधार पर प्रति माह 250 से 500 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। राज्य में समेकित बाल विकास सेवाओं के अंतर्गत संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों पर आधारभूत सुविधा जैसे टेबल, कुर्सी, ग्रीन बोर्ड्स, डिस्प्ले बोर्ड्स इत्यादि उपलब्ध करवाने के लिए आगामी वर्ष में 40 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। वर्ष 2016-17 की बजट घोषणा अनुसार आगामी 3 वर्षों में राजकीय भवन में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों के रखरखाव व सुदृढ़ीकरण के कार्य 75 करोड़ रुपए की लागत से करवाए जाने थे। इसी क्रम में वर्ष 2016-17 में 20 करोड़ रुपए के कार्य प्रारंभ कर दिए गए हैं तथा वर्ष 2017-18 में 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। वर्ष 2016-17 की बजट घोषणा के तहत मुख्यमंत्री राजश्री योजना 1 जून 2016 से संपूर्ण प्रदेश में लागू की जा चुकी है, जिसके तहत जनवरी 2017 तक संस्थागत प्रसव से जन्मी 3,57,000 से अधिक बालिकाओं के अभिभावकों को प्रथम किश्त 89 करोड़ 25 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है।
आगामी वर्ष में इस योजना के तहत समस्त भुगतान भामाशाह प्लेटफॉर्म के माध्यम से करवाया जाएगा। राज्य में हिंसा अथवा उत्पीड़न की शिकार महिलाओं को सहायता उपलब्ध करवाने हेतु वर्तमान में जयपुर में अपराजिता वन स्टॉप क्राइसिस मैनेजमेंट सेंटर फॉर वुमेन का संचालन राजकीय जयपुरिया अस्पताल जयपुर में किया जा रहा है, जहां 30 अगस्त 2013 से जनवरी 2017 तक दर्ज 2231 प्रकरणों में से 2075 महिलाओं को सहायता उपलब्ध कराई गई है। इस केंद्र पर महिलाओं को चिकित्सा, विधिक, पुलिस परामर्श तथा साइकोलॉजिकल सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। अब राज्य के करौली, जालोर, चित्तौड़गढ़, टोंक, भीलवाड़ा, बारां, बीकानेर, झुंझुनू, राजसमंद, पाली, जैसलमेर, धौलपुर, हनुमानगढ़, प्रतापगढ़ जिले में भी ऐसे सेंटर्स स्थापित किए जाएंगे। लिंग आधारित भेदभाव एवं महिलाओं के प्रति हिंसा न करने तथा कम्युनिटी एक्शन ग्रुप के माध्यम से महिलाओं में जागरूकता लाने की दृष्टि से बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, जालोर, झालावाड़, नागौर, प्रतापगढ़ एवं बूंदी में चिराली योजना लागू की जाएगी। महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए 1904 करोड़ 51 लाख रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है, जो कि वर्ष 2016-17 के संशोधित अनुमान से 17.06% अधिक है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि राजस्थान प्रदेश को भारत सरकार द्वारा इस वर्ष का नारी शक्ति पुरस्कार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजनांतर्गत राज्य में गत वर्ष चाइल्ड सेक्स रेशियो तथा सेक्स रेशियो एट बर्थ में उल्लेखनीय सुधार के फलस्वरूप आज ही नई दिल्ली में उनको पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। जनजाति विकास में हमारी सरकार सबजन विकास सबजन उत्थान के मूल मंत्र कार्य कर रही है तथा अनुसूचित क्षेत्र के जनजाति वर्ग के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। आगामी वर्ष में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कारवाड़ा, बस्सीखास जिला और डूंगरपुर, छोटी सरवन, गांगड़ तलाई जिला बांसवाड़ा में वाणिज्य संकाय खोले जाएंगे। साथ ही राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नंदेसमा पंचायत समिति सायरा जिला उदयपुर में विज्ञान संकाय खोला जाएगा। प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्राओं के लिए उदयपुर एवं कोटा में एक बहुउद्देशीय छात्रावास का संचालन किया जा रहा है, जिसका संचालन व्यय वर्तमान में छात्राओं द्वारा वहन किया जा रहा है। आगामी वर्ष से इन दोनों छात्रावास तथा बारां में निर्माणाधीन छात्रावास के संचालन का पूर्ण व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा संचालित 30 छात्रावास ऐसे हैं जिनकी दूरी विद्यालय से 2 किलोमीटर से अधिक है। इनमें आवासरत कक्षा 6 से 12 तक के छात्र छात्राओं को सुगम आवागमन सुविधा उपलब्ध करवाने की दृष्टि से साइकिल छात्रावास प्रबंधन द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी। जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में कक्षा 10 व 12 में अध्ययनरत छात्र छात्राओं की ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट तथा अन्य चयनित एजेंसी के माध्यम से करियर काउंसलिंग करवाई जाएगी। आवासीय विद्यालयों में प्रवेश की मांग को ध्यान में रखते हुए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय निवाई टोंक, दानवाव आबू रोड सिरोही एवं सीमलवाड़ा डूंगरपुर की क्षमता को 350 से बढ़ाकर 480 किया जाएगा। आगामी वर्ष में डूंगरपुर में निर्मित 2 तथा बांसवाड़ा में निर्मित 1 कॉलेज छात्रावास भवन में 50-50 छात्राओं की क्षमता वाले कॉलेज छात्रावास का संचालन प्रारंभ किया जाएगा। विभाग द्वारा संचालित खेल छात्रावासों की सफलता को देखते हुए तीरंदाजी जी अकेडमी उदयपुर, बालिका खेल छात्रावास प्रतापगढ़, आबू रोड सिरोही और बालक खेल छात्रावास प्रतापगढ़ और डूंगरपुर में छात्र छात्राओं की क्षमता 50 से बढ़ाकर 75 की जाएगी। जनजाति क्षेत्र में संचालित जिला बांसवाड़ा के 23, डूंगरपुर के 25, उदयपुर के 11, प्रतापगढ़ के 15 विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया है। इन विद्यालयों में 44 करोड़ 79 लाख रुपए की लागत से अतिरिक्त कक्षा, कक्ष, प्रयोगशाला तथा अन्य आधारभूत आवश्यक सुविधाओं का निर्माण करवाया जाएगा। जनजाति क्षेत्र में सिंचाई सुविधा के विकास हेतु बांसवाड़ा में 11, प्रतापगढ़ जिले में 8 नवीन एनीकटों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार तथा डूंगरपुर जिले के 3, प्रतापगढ़ के 2 और उदयपुर के 1 नहर का विस्तार एवं जीर्णोद्धार करवाया जाएगा। वर्ष 2015-16 में डूंगरपुर जिले में और ऊर्जा के माध्यम से लिफ्ट योजना का सफल क्रियान्वयन किया गया है। बांसवाड़ा एवं उदयपुर की 5-5, डूंगरपुर की 8, प्रतापगढ़ की 14 पुरानी एवं बांसवाड़ा की 6 नवीन सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजनाओं की क्रियान्वित सौर ऊर्जा के माध्यम से 10 करोड़ 14 लाख रुपए की लागत से की जाएगी।
अनुसूचित क्षेत्र के महत्वपूर्ण विभागों में ट्राइबल एरिया सर्विस रूल्स के तहत लगभग 5,200 कार्मिकों का पदस्थापन किया गया है। जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग के लिए आगामी वर्ष में 596 करोड़ 82 लाख रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। अल्पसंख्यकों, श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 350वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में निम्न कार्य करवाए जाएंगे। गुरुद्वारा बूढ़ा जोहड़, रायसिंह नगर, जिला श्रीगंगानगर में स्थित झील का पर्यटन स्थल के रूप में सौंदर्यीकरण एवं पैनोरामा निर्माण करवाया जाएगा। गुरुद्वारा श्री चरण कमल साहब नारायणा में सन 1707 में श्री गुरु गोविंद सिंह जी के नारायणा स्थित दादू धाम दूदू में प्रवास करने की याद में यहाँ श्री गुरु गोविंद सिंह जी के पैनोरामा का निर्माण करवाया जाएगा। गत वर्ष माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में आधारभूत संरचना के निर्माण एवं विकास हेतु मुख्यमंत्री जन सहभागिता विद्यालय विकास योजना लागू की गई थी। अब उसी तर्ज पर मैं मदरसा जन सहभागिता योजना लागू करने की घोषणा करती हूँ, जिसमें मदरसा में आधारभूत संरचना के निर्माण एवं विकास हेतु 40% राशि जन सहयोग से प्राप्त होने पर राज्य सरकार द्वारा 60% राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। खेल और युवा मामला में वर्तमान में राज्य में 14 खेल अकादमी, 8 बालक और 6 बालिका संचालित की जा रही हैं। इनमें 252 खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। इन अकेडमीज़ में खिलाड़ियों ने राज्य स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक अच्छा प्रदर्शन किया है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पदक प्राप्त कर राज्य और राष्ट्र का नाम रोशन किया है। इन 14 अकेडमीज़ के अतिरिक्त संभाग मुख्यालय कोटा में बालिका फुटबॉल, भरतपुर में बालिक कुश्ती और बीकानेर में साइकिलिंग अकेडमी खोली जाएगी। इस पर 5 करोड़ 17 लाख रुपए का व्यय होगा। झुंझुनू में वॉलीबॉल अकेडमी की स्थापना की जाएगी। अकेडमी के भवन निर्माण के लिए 2 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। खेलों के प्रति रुझान बनाए रखने हेतु प्रदेश के 60 वर्ष से अधिक उम्र से के विशिष्ट श्रेणी के एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के लिए पेंशन योजना प्रारंभ की जाएगी। जनजाति समुदाय की लुप्त हो रही परंपरागत लोक संस्कृति एवं कला विधाओं के संरक्षण हेतु राज्य स्तरीय खेल और सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस महोत्सव का आयोजन ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला स्तर के पश्चात राज्य स्तर पर किया जाएगा। जोधपुर, करौली और अलवर में निर्मित मल्टीपर्पज इंडोर हॉल को उपयोग में लिए जाने हेतु इंडोर गेम्स के आवश्यक उपकरण उपलब्ध करवाए जाएंगे, जिन पर 4 करोड़ 50 लाख रुपए का व्यय होगा। सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में निम्न सुविधाओं का विकास किया जाएगा। हॉकी मैदान पर नया एस्ट्रोटर्फ 4 करोड़, मेडिटेशन सेंटर का निर्माण 35 लाख, निर्माणाधीन ट्रेनिंग ट्रैक को सिंथेटिक बनाना 2 करोड़ रुपए। साथ ही प्रदेश के निम्न स्टेडियम में भी विकास कार्य करवाए जाएंगे। विद्याधर नगर स्टेडियम जयपुर में 16 लाइट एंड विभिन्न निर्माण कार्य 1 करोड़ 5 लाख, चौगान स्टेडियम जयपुर में बास्केटबॉल कोर्ट, सिविल कार्य एवं इंडोर हॉल का निर्माण 1 करोड़ 25 लाख, उमेद स्टेडियम जोधपुर में इंटरलॉकिंग बास्केटबॉल कोर्ट, सिंथेटिक बास्केटबॉल कोर्ट का निर्माण लागत 1 करोड़ 35 लाख, सूरतगढ़ स्टेडियम श्रीगंगानगर में विकास कार्य लागत 25 लाख। राज्य सरकार खेलों में जन सहभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए स्टेडियम में ढांचागत सुधार के लिए निजी जन सहभागिता योजना भी लाएगी। निजी क्षेत्र में स्पोर्ट्स अकेडमी स्थापित करने के लिए राज्य सरकार आगामी वर्ष में एक व्यापक नीति लाएगी। युवा मामले एवं खेल विभाग के लिए आगामी वर्ष में 106 करोड़ 8 लाख रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है, जो कि वर्ष 2016-17 के संशोधन अनुमान से 24.30% अधिक है। शिक्षा 13,900 उच्च प्राथमिक एवं प्राथमिक विद्यालयों को उनके समीप स्थित 11,730 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में समन्वित कर माध्यमिक शिक्षा के अधीन 13,263 एकीकृत विद्यालयों की स्थापना कर कार्यरत शिक्षकों का बेहतर उपयोग तथा विद्यालयों का समुचित सुपरविजन सुनिश्चित किया गया है। ग्रामीण दूर दराज के जनजातीय एवं रेगिस्तानीय क्षेत्रों में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश के सभी 13,527 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक तथा 50,983 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के पदों का निर्धारित मानदंडानुसार सम्मानीकरण किया गया है। शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए राज्य सरकार ने विभिन्न स्तरों पर 37,000 शिक्षकों की भर्ती की है तथा 86,000 शिक्षकों को पदोन्नति देने का कार्य पूरा किया है। साथ ही पदस्थापन में पारदर्शिता एवं निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए 1 लाख से अधिक शिक्षकों का काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थापन किया गया है, जिसकी सर्वत्र सराहना हुई है। राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उपलब्ध करवाने की नीति के फलस्वरूप गत 3 वर्षों में राजकीय विद्यालयों में कक्षा 11-12 के नामांकन में 32% से भी अधिक की वृद्धि हुई है।
एसर माने एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट के अनुसार 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों का रुझान सरकारी विद्यालयों की तरफ बढ़ा है, जहां वर्ष 2012 में 53.4% 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चे सरकारी विद्यालय में नामांकित थे, वहीं वर्ष 2016 में बढ़कर 56.2% हो गए हैं। इसी प्रकार गत 3 वर्षों में एसर रिपोर्ट के अनुसार अंग्रेजी, गणित और हिंदी में सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत प्राथमिक स्तर के बच्चों के लर्निंग लेवल्स में भी वृद्धि हुई है। राज्य सरकार ने राज्य के विद्यालयों में पढ़ाई के साथ साथ खेलों पर भी समुचित ध्यान दिया है। इसके फलस्वरूप राष्ट्रीय अंतर विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य के माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत वर्ष 2015-16 में 17 से 19 आयु वर्ग के छात्रों द्वारा अर्जित पदकों में वृद्धि होकर 39 हो गए हैं, जिनमें 13 स्वर्ण पदक हैं, जबकि वर्ष 2012-13 में कुल पदक संख्या 20 थी, जिनमें स्वर्ण पदक मात्र 3 थे। प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना हेतु 5000 राजकीय माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया है।